बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम दोबारा आ चुके हैं अपने नए पॉडकास्ट सीरीज़ के साथ, जो कि है ई स्टेशन। ई स्टेशन एक ऐसा स्टॉप है जहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और सुनेंगे कुछ लोगों की खूबसूरत गुफ्तगू, उनके ज़िंदगी के चैलेंजेस और उनके हार्ट फेल्ट जर्नीज़, जिसकी वजह से और ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स जिनकी वजह से उनकी ज़िंदगी एक फ़ैसला कुन मोड़ पे पहुंची और उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेस्ट वर्जन से मुलाकात की। हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत से ऐसे मेहमान, खूबसूरत और ख़ास मेहमान आएंगे जो आपसे अपनी ज़िंदगी का सफ़र शेयर करेंगे, और ऐसी ख़वातीन और हज़रात जो हमारे माशरे में कुछ करना चाहते हैं, कुछ स्ट्रगलिंग फ़ेज़ में हैं और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें। तो ये आज की पॉडकास्ट उन्हीं लोगों के लिए है। आप इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ आज एक बहुत ख़ास मेहमान हैं, और वो ख़ास क्यों हैं? क्योंकि मैं उनको पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ, और ना सिर्फ उनके प्रोफेशनलिज्म की वजह से बल्कि उनकी एक पर्सनल जर्नी भी है, उनके पैशन, डेडिकेशन और रिजिलियंस की वजह से। और उन्होंने अपना एक मकाम बनाया है, किस तरह से चैलेंजेस से गुजर के आज हम उनके बारे में जानेंगे। शी इज़ अ मदर ऑफ़ 2 लिटिल बॉयज़, और वो एक डेंटिस्ट भी हैं, एस्थेटिक डॉक्टर भी हैं, और साथ ही वो एक खूबसूरत माँ भी हैं। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर उमामा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है राबिया आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा, आप कैसी हैं? थैंक शुक्र यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर कमिंग टू द शो। नहीं, थैंक यू आपका, बल्कि आपने मौका दिया और इतनी इज़्ज़त दी और हमें बुलाया, मुझे बुलाया अपने शो पे। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं। आपने बहुत से हैट्स इस वक्त सक्सेसफुली पहने हुए हैं, और हमारे यहाँ पे ख़वातीन को जैसे टाइम मैनेजमेंट का मसला हो जाता है या इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि अगर हम प्रोफेशन में हैं और हमारी पर्सनल लाइफ है तो हम इसको कैसे बैलेंस करें। तो ये बैलेंस आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है आपकी भी ज़िंदगी में, किसी भी ज़िंदगी में। अब आपसे हम पूछते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कि आपका जो सफ़र था, जो बिगिनिंग का, एक छोटी उमामा जो एक छोटी सी लड़की थी डॉक्टर उमामा से पहले, तो उसके क्या ऐसा स्पार्क था कि उसने ये सोचा कि मुझे डेंटिस्ट ही बनना है या मुझे एस्थेटिक्स में ही आना है? देखिए, शुरू से तो खैर नहीं कहूँगी स्पार्क था। बचपन में इंसान छोटा होता है तो बड़ा कुछ सोचता है। कभी मैं सोचती थी मैं टीचर बनना चाहती हूँ, कभी मैं सोचती थी कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, बड़े शौक थे। लेकिन एज़ टाइम आई ग्रू अप एंड आई रियलाइज़्ड कि अच्छा नहीं, मुझे मेरा असल में इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो मैं बायोलॉजी में अच्छी भी थी और मेरा इंटरेस्ट भी बहुत था, हेल्थ में, मेडिसिन में, और मुझे अच्छा लगता था कि मैं लोगों की किसी तरह मुझे था मैं मदद करूँ। और उससे फिर मेरा डेंटिस्ट्री की तरफ आया, और ये कि स्पेसिफ़िक किसी फ़ील्ड में मैं फ़ोकस करना चाहती थी, तो मैं ओरल हेल्थ में आ गई। तो पैशन क्रिएट हो गया, और एमबीबीएस डॉक्टर की तरफ मेरा इतना रुझान नहीं था। एक तो सीधी-सी बात है, 5 साल, 6 साल मैं कहती थी अच्छा अब काफ़ी लंबा हो जाता है। डेंटिस्ट्री उस टाइम पे 4 इयर्स का था, अब तो ख़ैर वो भी 5 साल का हो जाएगा। तो बस फिर डट गई कि नहीं बस यही करना है, और कितने शुक्र चैलेंजेस अल्हम्दुलिल्लाह। आए आपको इस लाइन में आने के लिए? चैलेंजेस काफ़ी फेस करने पड़े। सबसे पहले तो आपको एग्ज़ाम्स ही इतने देने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं, एमकैट होता है। मुझे आज भी याद है मैंने एमकैट दिया और मुझे कितनी चीज़ें नहीं पता थी। मुझे ये भी नहीं पता था उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। हालांकि मैंने कोई 2 महीने जो था वो एकेडमी में सारा कुछ लिया था, लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट जो था वो ठीक आया उस टाइम पे। लेकिन मुझे याद है कि मुझे लगता था कि नहीं, मेरा एडमिशन नहीं होगा, ये अच्छा नहीं है। मैं बहुत रोई, मुझे आज भी याद है। और पूरी रात मैं नहीं सोई और रोते-रोते फिर सो गई। फजर में उठी तो मेरे अब्बू जो थे वो नमाज़ पढ़ के आ रहे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्यों रो रही हो? क्यों परेशान हो रही हो? मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता कि मेरा एडमिशन होगा। तो उन्होंने मुझे गले लगाया और उन्होंने मुझे कहा देखो बेटे, जो होना है ना, अल्लाह ने जो लिखा है वो होके ही रहना है। तो तुम परेशान ना हो, तुम फ़िक्र ना करो, मैं तुम आज ही ना सुबह उठ के जाके तो मैं जो हूँ वो देखूँगा, कॉलेजेस में सर्वे करूँगा। और यही हुआ कि वो गए और वो कॉलेजेस में वो सारे पैम्फलेट्स और वो एडमिशन डेट्स सारे ला के उन्होंने मेरे सामने रख दिए, और इसी तरह जो था मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। फिर बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और हो गया एडमिशन, अब अभी जैसे चले आपने गए। बात की कि आपकी ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक डिफाइनिंग मोमेंट आता है कि मुझे इस पैशन को लेके चलना है, ये मुझे करना ही करना है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम ज़िंदगी में क्या करें,
लेकिन कोई एक आपका एक गोल होता है, आप एक गोल सेट करते हैं और उसके बारे में आप सोचते हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में ये करके ही जाना है। तो कोई ऐसा डिफाइनिंग मोमेंट आया आपकी लाइफ में जब आपने सोचा कि नहीं, अब मुझे यही करना है? जी, बिल्कुल ऐसा ही था। पहले मैं सोचती थी, जब बायोलॉजी की तरफ आई तो सोचती थी, कभी सोचती थी बायो साइंसेज़ में चली जाती हूँ, कभी सोचती थी बायोटेक्नोलॉजी में चली जाती हूँ, लेकिन कुछ कह लें कि दिल नहीं मानता था। फिर उस टाइम पे मुझे जो है मेरा इंट्रोडक्शन एक डेंटिस्ट से हुआ जो बैक देन वाज़ अ मदर, ठीक है? उनके 2 बच्चे थे और उनसे हम लोग किसी तरह किसी के घर दावत थी और उधर हम गए। और वो मुझे मिली और उन्होंने सारा मुझे समझाया कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ। उस टाइम पे उन्होंने भी ब्रेक लिया हुआ था अपने बच्चों की वजह से, और सारा उन्होंने मुझे डेंटिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं इतना मतलब उनको मिल के मैं इतना इंस्पायर हुई, उन उस टाइम पे उनको मिल के मैं इतना इंस्पायर हुई कि बस मैं घर गई और उस रात मैंने मामा को कहा कि मामा नहीं, बस मैंने सोच लिया मैंने भी डेंटिस्ट ही बनना है। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, बस अब मैंने अपने और ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं करने। हाँ। मैं जो हूँ वो बस इसी पे फोकस्ड रहूँगी और मैं बस यही करूँगी। और बस फिर अच्छा, तो आपने जैसे ये एक प्रोफेशन बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जैसे आप डेंटिस्ट्री भी कर रही हैं, आप एस्थेटिक्स में भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप का पैशन कितना ज़रूरी है? जितने चैलेंजेस आपकी लाइफ के अंदर आए और आपने जितने चैलेंजेस को फेस किया, तो आपको कैसा लगता है कि आपका जो पैशन है वो कितना इसका कितना रोल है आपकी इस जर्नी के अंदर? क्योंकि आई थिंक कि पैशन के बगैर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं सकते। हर जो इंसान कामयाब है, उसके उस कामयाबी के पीछे एक पैशन की स्टोरी होती है। सो वी वुड लाइक टू नो दैट स्टोरी फ्रॉम यू। जी, बिल्कुल राबिया, ऐसा ही है। मुझे भी लगता है कि पैशन के बगैर ना कुछ भी नहीं हो सकता। और बल्कि आजकल पेरेंट्स पहले भी करते थे, आजकल भी बहुत ज़्यादा करते हैं बच्चों को कि एक कोई कहता है कि नहीं बस मैंने तो तुम्हें डॉक्टर ही बनाना है, शुरू से ही बस कह देते हैं डॉक्टर बनाना है। बच्चे का दिल होता है नहीं होता, वो माँ-बाप के पीछे अच्छा चलो ठीक है। लेकिन मैंने देखा है कि जो बेचारे ज़बरदस्ती मतलब इस तरह बन जाते हैं ना माँ-बाप के पीछे, वो उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाते या आगे जाके कहीं अपने करियर फिर जो है ना वो स्विच कर लेते हैं, क्योंकि उनका शुरू से ही वो नहीं होता। तो मेरे ख्याल में कि लाइफ में एक्सेल करने के लिए ना उस चीज़ की डेडिकेशन और उस चीज़ का पैशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा भी यही केस है, हालाँकि मेरा मेरा एक्चुअली उल्टा केस था। मेरे माँ-बाप कहते थे कि नहीं मत करो ना, क्या करोगी डेंटिस्ट्री करके? तुम कर लोगी? आर यू श्योर तुम कर लोगी? मतलब वो डाउटफुल थे और मुझे कहते थे कि नहीं देख लो, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। और लेकिन मैं कहती थी नहीं, मुझे पता है मैं कर लूँगी। लेकिन एक दफ़ा भी मैं मतलब डाउट में नहीं गई, हालाँकि मेरी फैमिली सब मेरे भाई तक मुझे कहते थे कि मत करो, कुछ और कर लो, कुछ आसान कर लो, क्या करोगी? और लड़कियों के केसेस में तो मुझे लगता है जैसे माँ-बाप और फैमिलीज़ यही सोचती हैं कि इसने तो आगे जाके वैसी शादी कर लेनी है। और फिर लड़कियों में ये भी बहुत है कि बहुत सी लड़कियाँ जो हैं वो शादी के बाद फिर उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो लेकिन इस चीज़ में पैशन का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है? आप जितने डेडिकेटेड हो और जितना पैशन हो, फिर आगे लाइफ में कुछ भी हो, आपको पता होता है कि नहीं, आप कर लोगे। मेरा भी यही था, शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन क्योंकि मैं पैशनेट थी और हूँ, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज यहाँ पे। तो यहाँ से आपकी हो गई शादी, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है मदरहुड का। तो मदरहुड के बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि माँ बनना एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उतना ही यहाँ पे टफ भी है हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं या प्रोफेशनल हैं, तो मुझे बताएं कि आपके लिए कितने चैलेंजेस, इसने कितना आपका जो प्रोफेशन था उसमें कितने आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? मदरहुड का बहुत ज़्यादा रोल होता है। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ जो है ना वो 360 डिग्री जो है ना वो घूम जाती है लिटरली। पहले लड़कियों की शादी होती है तो बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बदल जाती है और उसके बाद जब माँ बनते हो आप तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा बदल जाती है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि कोई बात नहीं शादी के बाद ये भी हो जाएगा, कर लोगे, शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। होता है लेकिन ब्रेक ज़रूर आता है, ठीक है? क्योंकि आपको ज़ाहिर है मुझे ऐसा लगता है कि ना लाइफ़ में ये समझना कि किस चीज़ को किस टाइम पे कितना प्रायोरिटाइज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो स्टडीज़ के टाइम पे स्टडीज़ को इंसान को प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए, लेकिन जैसे आपकी शादी हो जाती है तो ज़ाहिर है आप एक तो उस इंसान को जिसके साथ आप ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो उसको आपका टाइम चाहिए होता है, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, उसको प्रायोरिटाइज़ करना होता है, उस फैमिली को करना होता है जिसमें आप आए हो, ठीक है? फिर उसके बाद जब बच्चे होते हैं तो ज़ाहिर है बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत होती है
और उनको प्रायोरिटाइज करना होता है, तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जब मैं पढ़ रही थी, मैं इतनी पढ़ाकू थी और मैं मतलब इतना टेंशन लेती थी ना पढ़ाई की उस टाइम पे, कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अच्छा कभी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे। अब मैं पीछे देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ वो टेंशन कुछ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। और मतलब अब सब कुछ जो है, मेरा सारा स्केड्यूल, मेरी हर चीज़ जो है वो बच्चों के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती है। ठीक है, अगर मैंने अपॉइंटमेंट्स लेनी है तो मैं उनके स्केड्यूल के मुताबिक अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ। और इवन कि द फैक्ट कि मैं जो हूँ वो मेरा मेरा क्लिनिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो होम बेस्ड है, मैं घर पे ही काम करती हूँ। तो दो बच्चों के बाद, मतलब जब तक मेरा एक बेटा था मैं जॉब करती थी, मैं क्लिनिक चलती थी, सारा कुछ करती थी। लेकिन जब मेरा दूसरा बेटा हुआ तो मेरे लिए मुश्किल हो गया घर से निकलना। तो जो है फिर यही था कि अब मैं क्या करूँ, प्रायोरिटाइज करूँ। तो इस तरह प्रायोरिटाइज किया कि मैं बैलेंस रखना चाहती थी, कि मैं काम भी करना चाहती थी लेकिन बच्चों को निगलेक्ट भी नहीं करना चाहती थी। तो बस फिर घर से ही काम शुरू किया। और इंसान को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो अडाप्ट कर जाए, मोल्ड कर जाए सिचुएशन के हिसाब से, वक्त के हिसाब से। अभी बच्चों की बात हुई तो मुझे ये बताएं कि आप अपने दोनों बेटों के साथ कैसे दिन का आगाज कैसे होता है आपका, और फिर कैसे इसको लेके चलती हैं, ताकि जरा और लड़कियों को भी पता चल जाए जो अपने प्रोफेशन में आगे कुछ करना चाहती हैं, उनके छोटे बच्चे हैं और उनको लगता है कि शायद ये एक रुकावट है। तो अगर आप इसको ओवरकम कर गई हैं तो मुझे बताएं कि कैसे आपकी डेली रूटीन होती है, ताकि और लोग भी आपसे इंस्पायर हो सकें। देखिए, दिन का आगाज़ तो उसी तरह हल्ले-गुल्ले से ही होता है, ठीक है? बच्चे एट टाइम्स इट्स वेरी chaotic टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी, वेरी ऑनेस्ट, ठीक है? और मैं सोच रही होती हूँ कि अच्छा मैं आज सारे अपने गोल्स कैसे अचीव करूँगी? मतलब बच्चे तंग कर रहे हैं, कभी किसी का मूड ठीक है, कभी नहीं है। लेकिन बात सारी ये होती है कि इंसान को लाइफ़ में, और हम स्पेशली लड़कियों को, मुझे लगता है हम लोग इतने स्ट्रांग होती हैं ना, हमारे अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, हम बहुत सी चीज़ें एक साथ लेके चल रही होती हैं, ठीक है? मल्टीटास्किंग, हम जो है वो फैमिली को भी देख रहे होते हैं, घर को भी देख रहे होते हैं, हस्बैंड्स को भी देख रहे होते हैं, बच्चों को भी देख रहे होते हैं, और अपना काम भी देख रहे होते हैं, अपनी जॉब्स या करियर्स भी देख रहे होते हैं। तो हम वी आर बिल्ट वेरी स्ट्रांग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे ख्याल में मर्द का तो ये है ना कि घर से निकला, काम किया, वापस आया। ठीक है, आजकल मर्द भी बहुत हेल्प करते हैं बच्चों के साथ सारा, लेकिन जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो औरतों के ऊपर होती है ना, उतनी मर्दों के ऊपर नहीं होती। ठीक है? तो ये कि दिन का आगाज़ तो एज़ यूजुअल वही बच्चे, हल्ला गुल्ला, ये वो। लेकिन मैंने अपनी एक लिस्ट जो है वो बनाई होती है, मुझे पता होता है मैंने आज ये गोल्स जो हैं वो अचीव करने हैं। और इस तरह बच्चों के हिसाब से, उनकी रूटीन के हिसाब से, स्केड्यूल उनका देख के, तो मैं अपना सारा जो है वो दिन के। तो आपको कभी मॉम गिल्ट हुआ है, जैसे अपने करियर को परस्यू करते हुए, अगर आप कभी हुआ है तो उसमें से आप अपने आप को कैसे फिर निकालते हैं? जी, बिल्कुल, बहुत दफ़ा मॉम गिल्ट हुआ है। बल्कि जब मेरा पहला बेटा हुआ और वो छोटा-सा था, 6 मंथ्स का था, तो मैंने जो है वो अपना करियर दोबारा से परस्यू कर लिया था, मैंने जॉब शुरू कर दी थी। तो मैं उसको छोड़ के चली जाती थी, मैंने क्लिनिक जाना होता था 3-4 घंटे के लिए, एट टाइम्स 5 घंटे भी लग जाते थे। तो मैं मतलब बस यही सोचती रहती थी कि वो क्या कर रहा होगा, वो तंग तो नहीं कर रहा होगा, या खुद तो नहीं तंग हो रहा होगा, रो तो नहीं रहा होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज़ किड्स। तो आई बिलीव कि इफ़ यू हैव दैट विलेज, ठीक है? अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है, तो यू कैन यू कैन गो थ्रू एनीथिंग, एनी ऑब्स्टिकल, ठीक है? तो ये कि फिर मेरा गिल्ट, मुझे पता होता था कि मेरा बच्चा जो है पीछे सेफ हैंड्स में है, मेरी मदर इन लॉज को देख रही हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, मेरा हस्बैंड देख रहा है। तो फिर वो मॉम गिल्ट जो था वो इट डजंट गो अवे। मैं ये नहीं कहूँगी इट गोज अवे, नहीं, इट स्टेज विद यू। लेकिन ये कि आपको उसको ओवरकम करना आ जाता है, आपको पता चल जाता है कि नहीं, इस टाइम पे मैंने काम करना है, ठीक है? मेरे बच्चे ठीक हैं, दे आर सेफ, दे आर फाइन, ठीक है? आई हैव टू फोकस ऑन माई वर्क, और बस फिर अपने काम पे फोकस करें। बाकी ये कि सब कुछ चलता रहता है ज़िंदगी के साथ साथ। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी में जो ऐसे लोग जिनके बच्चों की शादियां हो चुकी हुई हैं, या जो अब इस एज में है कि वो मदर इन लॉ है या फादर इन लॉ है, ये एक जॉइंट फैमिली जिस तरह होती है, अगर वो अपनी बहुओं को सपोर्ट करें तो मेरा ख्याल है कि वो जो बच्चे हैं वो उसी फैमिली से होते हैं। और वो जितना सपोर्ट, जितना एम्पावर वो खवातीन को घर में किया जाता है, आई थिंक कि वो उनकी अगली नस्ल के लिए बहुत अच्छा है, जितना एम्पावरमेंट औरत को दी जाए। अगर हम ये समझें कि हम एक औरत को नीचे गिराने की कोशिश करें या उसको हम उस तरह से इज्जत ना दें, तो मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किल हो जाता है
अगले बच्चों के लिए भी जो अगली नस्ल है वो शायद उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होती है, वो आगे उस तरह से बढ़ नहीं सकती। तो आई थिंक कि एक एम्पावर्ड मदर जो है वो अपने बच्चों को आगे लेके चलती है, जिस तरह कि आप एक एम्पावर्ड मदर हैं। अच्छा, हर बच्चे के लिए उसकी माँ एक इंस्पिरेशन होती है। तो मुझे ये बताएं कि आप क्या चाहेंगी एज अ मदर नहीं लेकिन एज एन इंसान, जैसे आपने अपने पैशन को परसुएट किया, तो आप क्या चाहेंगी कि आपके बच्चे किस चीज़ से इंस्पायर हुआ? देखिए वो कहते हैं ना कि हैप्पी मदर इज हैज़ अ हैप्पी चाइल्ड। तो ये कि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये अपनी एक एग्जांपल दूँ तो जब मैं 1 डेढ़ साल कुछ नहीं कर रही थी और मैं बड़ी कंफ्यूज थी, तो मैं बड़ी फ्रस्ट्रेट भी हो जाती थी। मैं सोचती थी कि मैं कुछ कर नहीं रही, मैं कुछ कर नहीं रही, मैंने इतना पढ़ा है, इतना पढ़ा लिखा है और मैं मतलब क्या कर रही हूँ। ठीक है, मैं आई आई लव माय किड्स और मैं उनको पालना और वो सब करना मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी है, ठीक है? लेकिन मैं अपने लिए भी कुछ करना चाहती थी, ठीक है? तो थिंग इज़ कि मैं ये चाहती हूँ कि जब मैं काम करती रहूँगी, ऑफ कोर्स मैं खुश रहूँगी, ठीक है? मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होंगी, मेरे सिर पे ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने अपना करियर या अपनी पढ़ाई वेस्ट कर दी है। जब मैं खुश होंगी और बच्चे मुझे मेरे खुश देखेंगे, तो उससे बड़ी मतलब और चीज़ क्या हो सकती है ना? कि आपके बच्चे आपको खुश देखें, आपसे इंस्पायर हों और वो ये देखें कि हमारी माँ ने ज़िंदगी में एक तो ये कि कुछ किया भी है, ठीक है? और फिर मैं एक लेगेसी लेके चलाऊँगी ना, ठीक है? अगर मैं एक डेंटिस्ट हूँ या एक एस्थेटिक क्लिनिक मैंने खोला हुआ है और अगर मेरे बच्चे मुझे देख के इंस्पायर होते हैं, कल को मेरे बच्चे कहें कि हाँ, हम भी डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, नॉट दैट कि मैं उनके ऊपर थोपूँगी और एनीथिंग, इट्स ऑल अप टू देम, लेकिन वैसे ही जस्ट सेइंग, तो एक मैं लेगेसी चलाऊँगी और वो मुझे देखेंगे, वो इंस्पायर होंगे, वो कहेंगे हमारी माँ ने इस तरह लाइफ में चीज़ें लेके चली, बैलेंस किया, हमें भी देखा, करियर को भी देखा। तो उनके आई लिए थिंक कि उनको इंस्पिरेशन मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है और उसके डेफिनेट साथ साथ उनको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट डेफिनेट अ, आप ज़्यादातर ख़वातीन को हेल्प करती हैं एक सर्टेन एज में जाके, उनको खूबसूरत महसूस करवाने के लिए आप उनको हेल्प करती हैं। तो मुझे ये बताएं, मैंने ऐसा महसूस किया कि ख़वातीन की जो इनर हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि अगर आप अंदर से हील्ड नहीं हैं, तो अगर आप अंदर से नहीं अपने आप को अच्छा महसूस करें तो आपके जितने मर्जी बाहर प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, तो आप आई थिंक अपने आप को खुद अच्छा महसूस नहीं कर सकते, खूबसूरत महसूस नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज योर फिलॉसफी व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी? मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूँ कि जब तक आप जो मेंटल लोड कैरी कर रहे हैं या जो भी स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, 100 लोगों के मसले होते हैं, ठीक है? जब तक वो उन चीज़ों को लेट गो नहीं करेंगे, ठीक है? आप जितने मर्जी प्रोसीजर्स करवा लें, आप पीआरपी करवा लें, आप माइक्रो नीडलिंग, हाइड्रोफेशियल कुछ भी करवा लें, उन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप खुश नहीं हैं, ठीक है? और हमारी सोसाइटी में तो वैसे भी आई थिंक औरतों को ना ज़्यादा होता है हमारी तारीफ़ की जाए, ठीक है? हमें बताया जाए कि हम बड़े प्यारे तो यू लुक सो प्रिटी, ये वो, ठीक है? तो जब उनको वो नहीं मिलती ना तो वो बड़ी मतलब हो जाती हैं कि शायद हमारे साथ कोई मसला है क्या, हम क्यों फिर वो आती है मेरे पास कि वो मेरी ना स्किन ज़रा, हालांकि एट टाइम्स बिल्कुल ठीक होती हैं और एट टाइम्स मतलब कितने लंबे लंबे बाल होते हैं और कहती हैं कि वो हमारे ना बस पीआरपी कर दें ये वो। तो मैं उन्हें कहती भी हूँ आपको क्या ज़रूरत है ना, तो कहती हैं नहीं नहीं बस आप कर देंगे वो। तो मैं ऑनेस्टली प्रोसीजर के अलावा मैं वैसे भी उनकी थेरेपी कर रही होती हूँ। मैं उनको बताती हूँ कि देखें ये सब चीज़ें ना ये सब बाद में आती हैं, ठीक है? सबसे पहले ये आता है कि आप अपनी सेल्फ केयर ज़रूर करें, लेकिन बी हैप्पी, ठीक है? खुश छोड़ दें कुछ अरसे के लिए, फैमिली को छोड़ दें, सारे स्ट्रेसेस को छोड़ दें, अपने आप को वैसे देखें, ठीक है? यू आर परफेक्ट द वे यू आर, ठीक है? अल्लाह ने आपको जैसा बनाया है ना बहुत अच्छा बनाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। और ये वैसे भी आजकल तो इतने ये प्रोसीजर्स आ गए ना, बोटॉक्स और फिलर्स और क्या क्या, मैं तो ऑनेस्टली आई एम अगेंस्ट, ठीक है? बिग नो ना मैं करती हूँ और मैं नो ऑफेंस, ठीक है? बहुत लोग कर रहे हैं, मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रही या किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस चीज़ की इंसान को ज़रूरत नहीं है, मैं अपने क्लाइंट्स को कभी भी इंकरेज नहीं करती कोई ऐसी चीज़ करने के लिए जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है। एंड लास्टली, इनर ब्यूटी रेडिएट्स फ्रॉम विद इन, ठीक है? बाहर बाद में आती है, पहले अंदर से आती है, अंदर से रेडिएट होती है। इफ़ यू आर हैप्पी पॉजिटिव, वो आपकी बाहर भी रेडिएट होगी। तो बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो आपके पास प्रोसीजर्स के लिए आती हैं, तो आप उनको कैसे उनको कॉन्फिडेंस देती हैं? क्योंकि जब प्रोसीजर की तरफ भी जाना होता है तो लोगों को बड़ी मिसकंसेप्शंस होते हैं, जैसे हम सुनते हैं कि फलाना ट्रीटमेंट हुआ तो उसका फेस ख़राब हो गया। तो आप ऐसी ख़वातीन को किस तरह उनको हेल्प करती हैं उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि यस यू नीड दिस प्रोसीजर, यू हैव टू गो दिस प्रोसीजर, इज इट ईजी फॉर यू और नॉट?
एट टाइम्स इट्स नॉट ईजी एट ऑल। मैं अपने क्लाइंट को कुछ समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपको इस प्रोसीजर की ज़रूरत है और वो मुझे तरह तरह के सवाल कर रही होती हैं कि नहीं नहीं इस चीज़ की, कि वो फलानी डॉक्टर ने तो कहा था कि नहीं इस तरह नहीं इस तरह, या कि इस चीज़ की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ, मैं ऑनेस्टली मैं जो हूँ ना वो ए टू जी सारा कुछ उनको बता देती हूँ, ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हाट टू नॉट एक्सपेक्ट। ये ट्रीटमेंट है, आपके ये रिजल्ट्स आएंगे। मैं सब कुछ कुछ भी छुपाती नहीं हूँ अपने क्लाइंट से, सब कुछ उनको बताती हूँ कि ऐसे 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 है, ठीक है, ये रिजल्ट्स आएंगे, इतना ट्रीटमेंट होगा, इतना लंबा होगा, दैट्स इट। ठीक है, उसके अलावा ये कि कॉन्फिडेंस जो है वो आपका रिजल्ट्स से आता है और रिजल्ट्स आपके ट्रीटमेंट से आते हैं। और ट्रीटमेंट पेशेंट तब करवाएगा या क्लाइंट तब करवाएगा जब आपको ट्रस्ट करेगा, ठीक है। True. तो और ट्रस्ट भी आई थिंक तब करेगा जब आप उसके साथ ऑनेस्ट होते हैं। डेफिनेटली ऑनेस्टी इज द It's a पॉलिसी, key, yes. ठीक है, इट्स द की, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। आप कोई लिपड़ी चुपड़ी नहीं लगा सकते, और बिसाइड्स उस वक्त तो आप कर दोगे कि नहीं नहीं ये वो, हाँ। बाद में आप कहाँ जाओगे, बाद में बिल्कुल ठीक है, सही। जब वो कहेगा कि आपने तो ऐसे करने को कहा था तो मेरे साथ और तो ये मोस्टली हो गया। हमारे इर्द गिर्द आजकल वो भी ऐसा ही है। बिल्कुल। आपके इस प्रोफेशन में खवातीन के बारे में कितना आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है, उनकी इनसिक्योरिटीज को लेके, उनकी स्ट्रेंथ को लेके या उनकी स्टोरीज को लेके, आप क्या समझती हैं पहले से अब क्या फ़र्क है आपके पर्सपेक्टिव में खवातीन को लेके? अभी देखिए इनसिक्योरिटीज औरतों में कैसे आई हैं, ठीक है, सोसाइटी ने क्रिएट की है। True. आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आपने सुना होगा ग्लास स्किन, बिल्कुल। ठीक है। वो ग्लास स्किन क्या है, एक क्या है आपको पता है? हाँ बिल्कुल, वो जैसे बिल्कुल शीशे की तरह नजर आती हाँ, है। शीशे की लेकिन वो तरह। बड़ा इनक्रेडिबल लगता है, ऐसा लगता है जैसे बड़ा नेचुरल लगता ही नहीं है वो। तो आप मतलब आप खुद सोचे ना कि औरतों के जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, पोस्टपार्टम से गुजर रही होती हैं, पोस्टपार्टम हेयर फॉल से गुजर रही होती हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से एक्नी होती है, ठीक है, एक्नी स्कार्स बन जाते हैं। औरतें जो एज कर रही हैं, ठीक है, उनकी स्किन सैग्ड हो जाती है, ठीक है, ये जेन्युइन इश्यूज है। तो आप अगर सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि जी ग्लास स्किन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो उनमें इनसिक्योरिटीज ही क्रिएट करेगी ना। तो मेरी जब भी क्लाइंट्स आती हैं, मेरा काम है मैं उनको रीअश्योर करूं कि पहली बात, आप जैसी हैं, जैसा अल्लाह ने आपको बनाया, यू आर परफेक्ट, ठीक है। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रही हैं फॉर एग्जाम्पल फॉर योर हेयर फॉल या फॉर योर स्किन, ठीक है, ज़रूरी है लेना, लेकिन दैट डज नॉट मेक यू एनी लेस प्रिटी, या आपकी वो आपकी ब्यूटी नहीं ये सब चीज़ों को लेके आप ये ना समझे कि यू नॉट ब्यूटीफुल। या मैं उनको रीअश्योर करती हूँ और मैं उनको बताती हूँ, आई टेल देम द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ केयर एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। तो समय ये भी देखती हूँ आजकल के खवातीन जो है वो अपना एजिंग जो है उसको एक नेचुरल प्रोसेस नहीं समझती, उनको लगता है कि हम कहीं अपनी एज हाँ, को लॉक कर लें या हम थोड़ा सा वो हो जाए। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है कि अब बिल्कुल एज को ग्रेसफुली हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए या कि एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, और आपने एंड देखा आई होगा थिंक इट हैज इट्स ओन ब्यूटी। इट डज डेफिनेटली। आप जितने देखिए, आप अपनी स्किन को जितना छेड़ेंगे ना, बोटॉक्स कराती हैं औरतें आजकल, वो ऐसे मतलब आपके बेसिकली मसल्स जो हैं वो पैरालिसिस उनका हो जाता है, तो ट्रू बिल्कुल आपके एक्सप्रेशंस रहते ही नहीं है। आपने कितनी एक्ट्रेसेस देखी होंगी, ट्रू। ठीक है, वो बोटॉक्स कराती हैं और ऐसे उनकी वो उसको कहते हैं मास्क फेस, वो ऐसे ऐसे आपका वो स्टिल हो जाती है। तो आप खुद देखें कि मतलब जब आप जब नेचर के अगेंस्ट जाओगे या आप उससे छेड़ाछाड़ी करोगे तो फिर उसके नुकसान ही होते हैं, उसके बेनिफिट्स नहीं होते। तो एजिंग जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, आप अपनी स्किन का ख्याल रखें। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही आप अपनी स्किन छोड़ दें, कि आप वक्त से पहले एज करना शुरू कर दो। टेक केयर ऑफ योर स्किन, ठीक है। पीआरपी जैसे मैं करती हूँ, इट्स अ नेचुरल प्रोसीजर, उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आपकी अपना ही बॉडी का ब्लड है, उससे हम सीरम बना रहे हैं, वो आपके इंजेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी जो है वो कोलाजन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्किन में ख़त्म कर देता है, उसको रीजनरेट करता है, आपका इलास्टिन रीजनरेट करता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसके कोई एडवर्स इफेक्ट्स नहीं। लेकिन जहाँ आप बोटॉक्स करा रहे हो, थ्रेड लिफ्ट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो जो है उस वक्त तो आपको बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन वो विद द पीरियड ऑफ टाइम वो आपको आपके लिए नुकसानदेह ही है। आपका जो प्रोसीजर्स होते हैं ये आपका जो एक जैसे एक सिटिंग हो गई, आई मीन एक पूरा प्रोसीजर हो गया, तो वो कितना टाइम तक ड्यूरेबल होता है आपका एक प्रोसीजर जो? जो एक सिटिंग होती है वो आप गोज ऑन फॉर लाइक 4 to 6 वीक्स, उसके बाद आपने एक और सिटिंग लेनी होती है, 4 to 6 के बाद एक और लेनी होती है, और डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, ठीक है। आपकी अगर आप हेयर के लिए ले रहे हो, आप स्किन के लिए ले रहे हो, तो वो आपकी स्किन कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी सिटिंग्स की ज़रूरत है। वो फिर मैं क्लाइंट को देख के और उसको किस चीज़ की कितनी कितनी ड्यूरेशन की ज़रूरत है, कितने सेशंस की ज़रूरत है, वो मैं उस हिसाब से बताती हूँ। 4 5 6 सेशंस तक भी चला जाता है।
अच्छा, आपके जैसे हमने चैलेंजेस की भी बात की, आपकी जर्नी की भी बात हो रही थी सारी, तो मुझे ये बताएं कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट आया जब आपको ये लगा हो कि मैं ये नहीं कर सकती या मुझे यहाँ पर रुक जाना चाहिए? ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं कि इंसान एक मोमेंट में आके छोड़ने की कोशिश करता है कि नहीं मेरे लिए मुश्किल है। उस टाइम पे आप किस तरह से अपने आप को दोबारा से उठाना कितना आसान होता है, ये कितना मुश्किल होता है? जी, बिल्कुल। मेरा जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो 1.5 साल के लिए मैं कुछ भी नहीं कर रही थी और मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि मैं कहती थी कि मतलब मैं सोचती थी मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। घर से निकलना आसान नहीं था और ज़ाहिर है बीइंग अ डेंटिस्ट मैं जब तक क्लिनिक में नहीं जाऊँगी, काम नहीं करूँगी तो घर से तो निकलना पड़ेगा एनी हाउ। बहुत मुश्किल लग रहा था घर से निकलना इतने छोटे बेबी के साथ। तो मैं बहुत लो चली गई और बहुत डिप्रेस हो गई कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? बहुत मैंने 1.5 साल मुझे लगा वर्कआउट करते हुए, फिगर आउट करते हुए चीज़ों को कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एस्थेटिक्स का कोर्स जो है वो मैंने आज से 3 साल पहले किया हुआ था। हम्म। तो मैं सोचती थी कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ हम्म। जो मुझे घर से भी ना निकलना पड़े, मैं घर में रहते हुए कर लूँ, मेरे बच्चे भी नेग्लेक्ट ना हो। True. तो उसमें भी बड़ा मैंने सोचा करूँ ना करूँ। मैं अपने हस्बैंड से बात करती थी तो वो कहते थे नहीं वेट कर लो, थोड़ा और वेट कर लो। लेकिन बस एक दिन ऐसा आया कि मैंने कहा नहीं बस अब और नहीं, मैं हम्म। बस एक रिस्क है ये लेना है और मैं लूंगी। लेट्स जस्ट गो फॉर इट। और बस अपने आप को पुश किया। सो हम्म। थिंग इज यू ऑलवेज हैव टू पुश योरसेल्फ, आपको पुश करना And पड़ता है। where there is a will, there is a way. देयर इज अ विल, देयर इज अ वे, डेफिनेटली। और आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, बिल्कुल। अपने एक बबल में से आपको निकलना पड़ता है। बिल्कुल। अभी जैसे आपने स्ट्रेंथ की बात की कि आपको एक वो कुलबुलाहट चलबलाहट जो होती है कि वो मुझे कुछ करना है, क्योंकि ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपके अंदर ये चीज़ नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है आपकी लाइफ फिर वो मीनिंगलेस रह जाती है, क्योंकि सब लोगों ने चले जाना है अपने अपने हिस्से का काम करके, लेकिन अगर आप कुछ ज़िंदगी में करके जाते हैं तो आई थिंक ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। मुझे ये बताएं कि आपकी ये स्ट्रेंथ आपको कैसे मिलती है? क्या आपका जो फेथ या आपका ईमान है उसका कितना हाथ है आपके ये आपको ये एनर्जी देने में या आपको स्ट्रेंथ देने में? देखिए, अल्लाह ने जो चीज़ आपके लिए लिखी है ना, जो तकदीर में लिखा है, जो मुकद्दर में लिखा है, और अल्लाह ने जो रिस्क लिखा है, और रिस्क से मुराद सिर्फ खाना पीना या पैसा ये सब कुछ नहीं होता। रिस्क बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है? एक अच्छा क्लाइंट जो है आपका वो रिस्क होता है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके रिस्क होते हैं। फिर खुशी भी एक रिस्क है, ठीक है? खुश होना, अंदर से दिल मुतमईन होना एक रिस्क है अल्लाह की तरफ से, ठीक है? तो हर आपकी चीज़ कंटेंटमेंट आपको। डेफिनेटली हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह ने लिखी हुई है पहले से। तो फेथ जो है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बल्कि और मजबूत होता चला जाता है। और फिर जब मैं देखती हूँ कि ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप स्ट्रांग हो या स्ट्रेंथ है तो इसका मतलब है कि हर चीज़ कंट्रोल में होगी, ऐसा नहीं है। हर चीज़ हर वक्त कंट्रोल में नहीं होती। हमारे कंट्रोल में तो खैर कुछ भी नहीं है, अल्लाह के हाथ में है सब कुछ। लेकिन नोइंग के अनसर्टेनिटी में भी पता हो कि अल्लाह जो है वो आपको गाइड करेगा, कर देगा, ठीक है? दैट इज स्ट्रेंथ, दैट इज व्हाट मेक्स यू स्ट्रांग, ठीक है? इस चीज का बिलीफ रखना, अल्लाह पे यकीन रखना कि कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, अल्लाह विल गाइड यू, ही विल टेक यू समवेयर एज लॉन्ग एज यूर वर्किंग हार्ड। आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है? आप डटे हुए हो कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है? आई कैन डू दिस नो मैटर व्हाट। फिर अल्लाह आपके लिए सानिया भी पैदा करता है। आज ही जो हम एक स्ट्रॉन्ग उमामा देख रहे हैं, अगर हम आपके बचपन में चले जाए, वो एक छोटी उमामा आज की स्ट्रॉन्ग उमामा को देखें तो वो क्या उसको देख के कहेगी? वेल आई थिंक के छोटी उमामा कहेगी कि आई कैन स्टिल डू मच बेटर एंड आई स्टिल हैव अ लॉट टू डू, लॉट टू वर्क ऑन। लेकिन नोइंग कि मैं कितनी कोशिश करती हूँ, हाउ हार्ड आई वर्क, आई थिंक शी विल बी रियली प्राउड, डेफिनेटली वेरी प्राउड। चलिए, अब हमारे पास है एक सेगमेंट रैपिड फायर राउंड। तो इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपने बस फौरन हमें आंसर देना है जो भी आपके दिमाग में आएगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपका ये है, योर फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट यू कांट लिव विदाउट? देयर इज अ ब्राइटनिंग सीरम, ठीक है? ऑटिसले का आता है एंड इट डज वंडर्स टू योर स्किन, ठीक है? बहुत आप उससे माइक्रो नीडलिंग करते हो एंड बहुत बहुत प्यारी ग्लोई हो जाती है स्किन। सो यस। ओके, वन पेशेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन दैट मूव्ड यू डीपली? एक थोड़ी एज की मेरी क्लाइंट है और उनका सिर्फ एक पीआरपी सेशन करने में काफ़ी पिगमेंटेशन थी, वो बड़ी अपसेट रहती थी। वो कहती थी कि मैं ना कहीं भी बाहर जाती हूँ मुझे सब कहते हैं तुम बीमार हो, तुम बीमार हो।
तो उनका सिंगल पीआरपी सेशन जो था ना, वो इतना अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी अगली दफ़ा वो आई वैसे चमचम कर रही थी और उनकी सारी पिगमेंटेशन जो थी वो गायब थी, और मैं इतना खुश हुई, मैं इतना खुश हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो यस। Okay. Your guilty pleasure after a long clinic day. और पिज्ज़ा। Oh, okay. बड़ा easy है तो. Okay. Adwa or quote that keeps you going. रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता अलाया मिन खैरिन फ़कीर। Okay. Mountains or beaches? I've never been to a beach. Mountains. Okay. Early bird or night owl? Night owl. Books or podcasts? Podcasts. Okay. First job you ever had? At a clinic nearby. Your one skill you wish to had mastered? What skill I wish to have mastered? I think you have a lot of skills. Yeah. कौन सा नहीं है आपके अंदर वो बताइए. Baking. Okay. The most used app on your phone? Instagram. A book that changed your life? The Seerah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I love that book. Okay. A superpower you would love to have? Being able to read minds. Okay. The strangest food you have ever tried? Strangest food I've ever tried. Or not tried केले, actually. I really want to try sushi. मैंने कभी try नहीं Sushi ना करना, मैंने किया है, मेरा आंसर इस पे यही है. अच्छा. I don't like sushi. सब. We are not sushi kind of people. Okay, if your life had a movie title, what would it be? The mom life of Dr. Umama. Wow. The mom work life of Dr. Umama. Okay. One thing you always carry in your bag? A lipstick, to be honest. One should always slay. Okay. A quote you live by? Quote I live by. There are many actually. But everyone's fighting a battle you know nothing about, so be kind always. Best advice you ever received? Whatever you do, make sure you're your own boss and you do not do it for anyone else. Do not do a job. Be your own boss. Do a business, but don't ever be answerable to anyone but yourself. It's important to get to the experience. But business is better than business is better. Your own business is better than getting the experience. I think definitely jobs play a role. No, definitely. Okay. A song that instantly lifts your mood. Song that instantly lifts my mood. काफी सारे हैं, but Deathbed. Okay. The most fearless thing you have ever done? Opening my own business. One word to describe your 2025 vision? Alhamdulillah, going good, going well. माशाल्लाह. हमारी ख़वातीन को आप क्या, जो यंग वुमेन है खासतौर पे, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो आप देख रही हैं इस वक्त? अपने ऊपर कभी भी डाउट मत करें, ठीक है. हम लोग बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है. मैंने पहले भी ये बात की है. हमारे अंदर इतनी एबिलिटीज़ होती हैं, हमें खुद भी नहीं पता होता कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है, ठीक है. तो अपने आप को कभी भी डाउट मत करें और अपने आप को कभी भी अंडरस्टिमेट ना करें और किसी और को भी मत करने दें. डू नॉट लेट एनीवन अंडरस्टिमेट, ठीक है. ठीक है, पेरेंट्स का भी सोचो तो आपका ही भला ही चाहते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है ना कि आप नहीं ये कुछ कर सकते हो, तो आपको कोई कुछ भी कह रहे ना, इवन पेरेंट्स, कि नहीं ना करो. मतलब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मेरे माँ बाप, जैसे मैंने बताया, मुझे कहते थे नहीं छोड़ो, क्या करोगी करके, तो मैं कहती थी नहीं मैं कर लूँगी, और मैंने किया, ठीक है. तो अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें. और ये कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता. अगर आप किसी चीज़ में डट जाओ और उसके पीछे लग जाओ तो आप अचीव कर सकते हो. और बैलेंस करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, ठीक है. मैं कहती हूँ कि जिस वक्त में जो चीज़ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए वो करो, ठीक है, लेकिन एक बैलेंस भी ज़रूर रखो. ये ना करो कि करियर में इतने फोकस हो जाओ कि अपनी फैमिली या बच्चों को इग्नोर करो, और बच्चों और फैमिली में इतना ज़्यादा मगन ना हो जाओ कि अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाओ, और ये भूल जाओ कि आपकी क्या सेल्फ वर्थ है या आपकी क्या पहचान है, ठीक है. तो एक बैलेंस रखें, और ऑनेस्टली हो जाता है. मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है, इम्पॉसिबल नहीं.
अच्छा, what does success mean to you as a woman, as a mother, and as a doctor? आई थिंक a happy child, a happy client, and a happy me Wow. is the definition of success for me. Very nice. Okay, how can people connect with you? बता सकते हैं कि अगर कोई आपसे रब्ता करना चाहे? जी बिल्कुल मेरा इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है एस्थेटिकली योर्स बाय डॉक्टर उमामा के नाम से। आप लोग मेरा पेज विजिट करें और आप लोग मुझे उधर डीएम कर सकते हैं। उसमें मेरा बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर भी मेंशन है, आप मुझे उधर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन। और हमारे भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपका कांटेक्ट वगैरह डिटेल्स दे देंगे ताकि आप उससे जो भी फायदा उठाना। थैंक यू सो मच डॉक्टर उमामा फॉर कमिंग टू द शो। आज का पॉडकास्ट आई थिंक बहुत सी ऐसी खवातीन के लिए एक इंस्पिरेशन है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो अपने लाइफ में अपने करियर्स को परस्यू करना चाहती हैं और अपने बिजनेसेस को रन करना चाहती हैं। कई ऐसी खवातीन हैं जो बिजनेसेस रन भी कर रही हैं, उनके एक शोल्डर पर डायपर्स हैं और दूसरे तरफ वो अपने क्लिनिक्स में काम कर रही हैं, अपने ऑफिस में जा रही हैं। बच्चों को पालना और रेज करना कोई इतना आसान काम नहीं होता, बीइंग मदर्स। और ये ऐसे जो हमारे गेस्ट हैं वो आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है और आपके लिए भी अगर ये कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। एंड यू ग्रो एंड ग्लो ऑल टुगेदर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक हम लोग इंशाल्लाह दोबारा से एक नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।